राधे राधे। स्वागत है आपका कर्मासु ऐप में। आज से हम संस्कृत व्याकरण शुरू से पढ़ेंगे और पहली वीडियो का टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। वर्णमाला ज्ञान तथा स्वर व्यंजन के भेद। देखिए, अक्षर वर्ण को संस्कृत में वर्ण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग वह। अयोग वह होगा यहाँ पे। स्वर देखिए 14 होते हैं। अ आ, ई, उ, री, लू। यहाँ पे छोटा लू हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा। ए, ओ। 3 व्यंजन स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन अयोगवाह। वर्णमाला में स्वर व्यंजन और अयोगवाह 3 होते हैं। देखिए ध्यान से। चलिए आगे देखेंगे। अब व्यंजन 33 होते हैं। क ख ग घ अंग कवर्ग, च छ ज झ इए चवर्ग, ट ठ ड ढ अणे टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग, प फ ब भ म पवर्ग, य र ल व अंत्यस्थ, स और है ये ऊष्म। देखिए आगे। अयोग वाह 2 होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग। ये इसमें लगते हैं दोनों अक्षरों में। अनुस्वार इसे वर्ण के ऊपर, मतलब लाइन जो होती है उसके ऊपर जो बिंदी लगती है, चिन्ह लगता है, लगाकर जो दर्शाया जाता है उसी को अनुस्वार कहते हैं। 5 वर्णों के व्यंजनों के अतिरिक्त सभी व्यंजनों से पूर्व नासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि नासिकी के लिए किसी भी व्यंजन से पूर्व उसका पंचमा अक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे शंकर, अंक की बिंदी निकल रही है तो ऊपर लग जाएगी। चंचल, घंटा, अंतः, चप्पा आदि लाइन के ऊपर जो बिंदी लगती है अनुसार होगा वो। किंतु य, र, ल और व और श, सा हा से पूर्व अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संयम, मतलब पहले अक्षर पे, कंस, वंश, इस तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। नंबर 2 देखिए विसर्ग। विसर्ग इसी शब्दों के सामने ब्रैकेट में 2 बिंदी हैं, इस तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे राम है, कृष्ण है आदि। कोई भी शब्द बनेगा तो उसमें जो है इस तरीके से विसर्ग लगेंगे। ये सभी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के पदों में लगता है। सभी संज्ञा के शब्द होते हैं उसमें ये विसर्ग लगाते हैं। देखिए आगे। व्यंजन भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हलंत, नंबर 2 स्वर युक्त व्यंजन और नंबर 3 संयुक्त व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। इसमें 3 प्रकार के भेद होता है। हलंत देखिए, हलंत स्वर रहित व्यंजन को हलंत कहते हैं। इसके लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा का चिन्ह लगाते हैं। इस तिरछी रेखा के चिन्ह को हलंत कहते हैं। जिस व्यंजन के नीचे यह चिन्ह लगा हो उस व्यंजन को भी हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे क, देखिए सब में हलंत छोटा सा लगा हुआ है। क, ख, ग आदि इस तरीके से हलंत का प्रयोग करते हैं, छोटा सा चिन्ह लगा के। देखिए आगे। स्वर युक्त व्यंजन। जब व्यंजन में किसी स्वर को जोड़ दिया जाता है तब उसे स्वर युक्त व्यंजन कहा जाता है। इसका उच्चारण सहज रूप से किया जा सकता है। देखिए, मतलब व्यंजन और स्वर को जोड़ के किस तरीके से अक्षर निकलेगा। क प्लस अ क प्लस ई, तो हम ऐसे पूरा बोलते हैं व्यंजन में। ई तो छोटी की मात्रा, छोटी ई है ना यहाँ पे। क प्लस उ तो कु, क प्लस री क्र, क प्लस ले क्ल, क प्लस ए कै, क प्लस ओ को। का प्लस आ, बड़ा आ है तो यहाँ पे का पे आ की मात्रा लग जाएगी। तो स्वर और व्यंजन के दोनों शब्दों को इस तरीके से मिलाएंगे। का प्लस ई की, का प्लस उ कु, का प्लस री क्रे, का प्लस ए के, का प्लस ओ को। इस तरीके से ये
स्वर और व्यंजन को मिला के शब्दों को अक्षरों को जोड़ेंगे। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़ने पर संयुक्त व्यंजन बन जाता है, जैसे का प्लस कै प्लस पे 6 बन जाएगा। इस संयुक्त व्यंजन देखिए छ, त्र, गे और श्र, देखिए का प्लस से, ता प्लस रे, जा प्लस इया, शा प्लस रे, तो ये अक्षर नक्षत्र, ज्ञान, श्रवण, इस तरीके से ये शब्द बनेंगे संयुक्त व्यंजन में। किस अक्षरों को मिलाने को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, स्वर और व्यंजन जो अक्षर मिलते हैं। आगे देखिए संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कार की हुई परमार्जित भाषा अर्थात अच्छी तरह से सुधारी गई भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। देखिए आगे व्याकरण का अर्थ व्याकरण करने में व्यक्त करने में सहायक भाव या विचारों को शुद्ध तथा स्पष्ट भाषा रूप में व्यक्त करने में सहायक नियम उपनियम ही व्याकरण कहलाते हैं। तो व्याकरण और इसमें को व्यक्त करने का भाव बताया है। चलिए आगे देखिए संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम, श्याम, कुछ भी इस तरीके के छोटे छोटे शब्द बनाएंगे तो उसमें विसर्ग लगेगा, तो ये जो है पुल्लिंग शब्द होंगे। स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे लता, किरण, सीता, ये इस तरह के स्त्रीलिंग शब्द हैं। नपुंसक लिंग में जिससे पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध ना होता हो उसे जो है नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, वृक्षम, इस तरह के, ना इसमें स्त्री जाति का बोध होता है ना ही नपुंसक जाति का बोध होता है, तो इसलिए ये नपुंसक लिंग के शब्द कहलाते हैं। देखिए आगे संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के वचन होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 द्विवचन और नंबर 3 बहुवचन। तो एक वचन होगा बालकः, तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो एक वचन हो गया, एक बालक है यहाँ पे। द्विवचन में 2 बालक होंगे और बहुवचन में बालकः, तो ये बहुत सारे बालक होंगे यहाँ पे। ये 3 जो है हमारे वचन होते हैं। देखिए आगे संस्कृत व्याकरण में लकार मुख्य रूप से 5 होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो हमारे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में वो ये 5 लकार होते हैं। लट लकार, जैसे राम है पठति, ये वर्तमान काल है तो राम पढ़ता है। लट लकार भूतकाल, राम अपठत, राम पढ़ा। लट लकार जो है भविष्य काल होता है, रामे पठिष्यति, राम पढ़ेगा। लोट लकार राम आज्ञार्थक शब्द होते हैं तो राम पठतु, राम पढ़ा। विधिलिंग लकार होता है इच्छा या प्रार्थना, राम पठेत, राम को पढ़ना चाहिए। तो ये भी हम ऐसे ही मतलब पढ़ रहे हैं खाली इनके बारे में, और पूरा जो है विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे तब हम लोगों को ठीक से समझ में आएगा। अभी खाली ये पढ़ा है कि लकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। अभी इनके बारे में सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक से। आगे देखिए संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है अर्थात स वह। तो मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है अर्थात तुम। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है अर्थात अहम। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। अभी इन्हीं को हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।